अब आगे मुंबई। सुबह का वक्त। सुबह की पहली किरण खिड़की से आते हुए विरांशु के कमरे में आती है। तभी किट्टू की आंखें धीरे धीरे खुलने लगते हैं और वो अपनी आंखें खोलकर सीलिंग की तरफ देखने लगती है और समझने की कोशिश करने लगती है कि अभी वह कहाँ है। तभी उसकी नज़र कैमरे की तरफ जाती है और फिर उसकी नज़र अपने बगल में सो रहे हैं विरांशु पर जाती है और वह विरांशु को देखकर डरने लगते हैं क्योंकि उसे रात का सर मंजर उसके सामने घूमने लगता है कि कैसे विरांशु ने उसे रात भर तंग किया था और वह दर्द से आते जाते बेहोश हो गई थी। तभी वह हिम्मत करते हुए अपने बेड से खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे वह जमीन पर अपने कदम रखती है वैसे ही वह लड़खड़ा के गिरने, लेकिन वह अपने आप को संभाल कर खड़े हो जाती है और बाथरूम की तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वह बाथरूम की तरह जा रही थी वैसे वैसे हर एक कदम पर उसको लग रहा था कि उसका दम टूट रहा है, उसको चलने में बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। लेकिन वह ऐसे तैसे जैसे करके बाथरूम के अंदर जो आती है और दरवाजा लगाकर जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तभी उसे अपना अक्ष दिखाई देता है। तभी वह अपनी पहनी हुई चादर जिला पेटी हुई थी वह हटाती है और जैसे ही वह हटाती है उसका पूरा शरीर एक्सीडेंट से गुजर जाता है, क्योंकि इसके पूरे शरीर में लव बाइट के निशान थे। एक भी जगह से नहीं थी जहां लव बाइट नहीं थे और यह सब देखकर उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था और शर्म भी आ रही थी। लेकिन वह ये सब को साइड करके फ्रेश होने लगती है। कुछ देर बाद जब किट्टू वॉशरूम से फ्रेश होकर आती है तो विरांशु अभी भी सोया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भी नहीं अभी यह सब देखकर कि तू अपना सर झटकती है और अपना पर पटकते हुए रूम के बाहर जाने लगती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था विरांशु पर। और वह जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है वैसे ही उसे शांति जी दिख जाती है जो दरवाजे के बाहर ही काफी की ट्रे लेकर खड़ी थी। टीटू को वहां देखकर शांति गुस्से से बोलता है, ये लड़की तुम्हारा काम हो गया ना, तो तुम यहाँ से निकले, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। शांति आंटी का इतना रुका हुआ व्यवहार देखकर किट्टू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह पूछता है कि क्या मैं जा सकती हूँ। तभी शांति आंटी बोलते हैं, हाँ लेकिन एक शर्त पर, वह सब देखना पड़ेगा जो हमारी बिटिया ने देखा है। तभी शांति कई वाहन से रूम के अंदर चल जाती है किट्टू को उलझा हुआ छोड़कर, और वही किट्टू जो भी उलझी हुई थी वह अपना दिमाग झटक कर किचन की तरफ जाने लगता, क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि उसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया था। कुछ देर बाद किट्टू ब्रेकफास्ट करके डाइनिंग एरिया में बैठी हुई थी, क्योंकि शांति जी ने उसे डाइनिंग एरिया में बैठने के लिए बोला था। कुछ देर बाद विरांशु अपना 3 पीस ब्लैक सूट पहन के सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। ये देखकर किट्टू खड़ी हो जाती है। तभी विरांशु किट्टू को देखा है तो गुस्से से बोलता है, मैं जानता था तुम जैसी लड़कियों को। आप क्या चाहिए, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, बताओ मुझे। तभी किट्टू बोलती है, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे किस गुनाह पर यहाँ पर कैद कर रखा था कल से और एक दिन की शादी की। तभी हिरांशु किट्टू से गुस्से में गरजते हुए कहता है, तुम्हें जाना है ना कि तुमने क्या किया है। तभी विरांशु किट्टू के गाल जोर से पकड़ लेता है और उसको खींचते हुए मेंशन के बाहर ले जाने लगता है। और वही किट्टू जिसे अभी ब्रांचों के गाल खींचने पर बहुत दर्द हो रहा था, वह रोते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन विरांशु के सामने उसका कहाँ कोई जोर होना था, वह अपने आप को नहीं छोड़ा पाती है। और विरांशु उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठा था और अपनी गाड़ी खुद चलाकर मेंशन से तेजी से निकल जाता है और उसकी गाड़ी रुकती है इस अस्पताल के सामने जहां श्रुति अभी इस वक्त एडमिट थी। तभी वह अपने सेट का दरवाजा खोलकर किट्टू के तरफ जाने लगता है और किट्टू को घसीटते हुए और उसके बाल खींचते हुए वह किट्टू को श्रुति के वार्ड में ले जाने लगता है। ये सब देखकर अस्पताल में जो लोग थे वह डर जाते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह लोग विरांशु की ताकत को जानते थे कि वह क्या क्या कर सकता है। तभी विरांशु जो किट्टू को खींचकर श्रुति के कमरे में ले जा रहा था और किट्टू रोते हुए से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वार्ड का दरवाजा अचानक से खुलता है और विरांशु की दो को घसीटते हुए बेहोश मशीनों से घिरे हुई श्रुति के पास ले जाकर उसके कदमों में फेंक देता है और कहता है, देखो ये तुमने क्या हालत किया मेरी बहन की। पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड मेरे सामने झुकता है और तुमने मेरी बहन की ऐसी हालत कर दी। वह तो शुक्र करो कि मैंने तुम्हें अभी कुछ भी नहीं किया है, अभी तो तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत हुई है। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जैसी हालत हुई है उससे भी बदतर मैं तुम्हारी हालत करूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। की तू जो विरांशु के धकेलना से डरी हुई थी और उसके सिर में चोट भी लग रही थी जिससे खून निकल रहा था, वह अपने सर
को उठाकर देखी है तो उसके सामने श्रुति रहती है और श्रुति को देखकर वह इमोशनल हो जाती है और उसके गाल पकड़कर बोलता है, श्रुति तुम्हारे ऐसी हालत कैसे हो गई, क्या हुआ था मुझे बताओ। और वह श्रुति के गले लगाते लगाते रोने लगती है। ये सब देखकर विरांशु को गुस्सा आ जाता है। उसे नहीं पसंद था कि उसके और उसकी बहन को कोई भी छुए। तभी वह किट्टू को बालों से पकड़कर श्रुति से दूर करता है और उस जमीन पर धकेल देता है। इस बीच जब किट्टू श्रुति को गले लगाई थी तब किट्टू की धड़कने और उसका एहसास प्रकार श्रुति को धीरे धीरे हो जाने लगा था, लेकिन वह अभी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी और वह ऐसे ही बेहोशी रह पाती, वह जाकर भी नहीं उठ पा रही थी। तभी विरांशु से धकेलते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की, चली जाओ यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करूँगा यह मुझे भी नहीं पता। इतना कहकर विरांशु अपनी नजरें फेर लेता है किट्टू की तरफ से और किट्टू फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। तभी किट्टू के पास कुछ घट जाते हैं और किट्टू को ले जाने लगते हैं। तभी किट्टू विरांशु से बोलता है, देखो तुमने बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, क्या हम लोग थोड़ा देर के लिए बात कर सकते, मैं तुम्हारी सारी गलत फैमिली दूर कर दूंगी, मुझे एक मौका दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम अपनी इस दुश्मनी के चक्कर में और गलत फैमिली के चलते हैं कुछ बड़ा न कर दो और तुम्हें पछताने का कोई मौका भी ना मिले। तभी विरांशु बोलता है, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी और तुम जैसी लड़की के सामने मैं कभी नहीं झुकूंगा, सो प्लीज गेट आउट। और इतना कहकर विरांशु अपने गार्डों को कुछ इशारा करता है और गार्डों किट्टू को धक्के मार के उसे अस्पताल के बाहर करते हैं और किट्टू जो भी सदमे में थी वह अस्पताल के बाहर ही फूट फूट कर रोने लगती है और ऊपर देखते हुए कहते हैं, क्यों भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। तभी वह अपने आंसू पहुंचकर बोलता है, मैं उसकी गलत फैमिली दूर करके रहूंगी, चाहे जो भी हो, उसे बहुत बड़ा गलती होने वाला है और शायद उसकी इस गलती ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दी। तभी किट्टू को अपना फैमिली का ख्याल आता है और वह अपने आंसू पोंछकर जमीन से खड़े होकर बोलती है, पापा मामा मेरी चिंता कर रहे होंगे, मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। और बिना कुछ सोचे समझे किट्टू पैदल ही चल पड़ती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इस वक्त, क्योंकि उसका फोन और उसके सारे फोर्स में रखा हुआ सामान विरांशु के पास था। आधे घंटे बाद वह जैसे तैसे ठाकर अपने घर पहुंचती है। उसे तो चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किट्टू ने कभी नहीं सोची थी। उसके माँ बाप ने उसका दिल तोड़ दिया। आखिर क्या हुआ किट्टू के साथ, क्या क्या कृष्णमूर्ति ने किट्टू के साथ, क्या विरांशु को इस गलत फैमिली का पता चलेगा, क्या अभी विरांशु अपनी गलती सुधार आएगा। जाने के लिए बने रहे हमारे साथ दिल्ली वर्ल्ड मैन। अब आगे अब तक हमने पढ़ा कि विरांशु के गार्ड किट्टू को जबरदस्ती अस्पताल के बाहर कर देते हैं और किट्टू अपने घर जाने का फैसला करती है और वो घर के रास्ते पर निकल जाती। अब आगे किट्टू जैसे ही अपने घर में कदम रखती है वैसे ही उसे कुछ अलग सा महसूस होता है, क्योंकि घर में कुछ ज्यादा ही शांति थी और यह शांति एक खतरे का आकाश कर रही थी जिसे किट्टू अभियान थी। तभी किट्टू घर में कदम रखते अपने पापा को बुलाती है, पापा आप कहाँ हो, मैं आगे। तभी कृष्णमूर्ति जो अपनी पत्नी के साथ कमरे में थे वह कमरे में से निकलते हैं और किट्टू अपने पापा को देखकर इमोशनल हो जाती है और उसके गले लग जाती है। तभी कृष्णमूर्ति की किट्टू को दूर झांकते हुए कहती हैं, तुम हमारी बेटी नहीं हो सकती, तुमने हमारे सम्मान को चोट पहुंचा है, तुमने हमारे परवरिश को नहीं अपनाया और जान जान तुमने किसके साथ अपनी रातें रंगीन की। यह सब कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी ऐसी निकलेगी। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर किट्टू की आंखों में आंसू आ जाती है और वह रोते हुए कहती है, क्या हुआ बाबा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तो मुझे उसने इतना ही रहती है। तभी किट्टू के पापा उसके गाल में एक झड़नातेदार थप्पड़ मारते हुए कहते, चुप चुप करो, मैं बहुत सुन ली तुम्हारी, अब तुम मेरी सुनो। तभी किट्टू के पापा किट्टू को कुछ दिखाते हैं जिससे किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आखिर क्या दिखाया किट्टू के पापा ने, आखिर क्यों मारा किट्टू के पापा ने उसे थप्पड़, क्या मजबूरी हुई होगी, क्या किट्टू समझ पाएगी गलत फैमिली का, क्या वह विरांशु को कभी माफ कर पाएगी। जाने के लिए हमारे साथ बने रहे। तभी किट्टू के पापा किट्टू को उसका एक दिन का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं जो किट्टू और विरांशु का था और किट्टू के पापा किट्टू को दिखाते हुए कहते
हैं, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था कि तुम मेरा सर समाज के बीच में निशा करो। खैर मानो कि यह फोटो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई के पास आई है, नहीं तो किसी और के पास आती तो हमारी इज्जत चल जाती। तभी आदर्श जो तब से खड़ा अपनी बहन और अपने पापा को ऐसे देख रहा था, उसकी आंखों में नमी थी और वह अपने बाबा से बोलता है, नहीं बाबा जरूर था, हमें कुछ गलत फैमिली हो गई है। किट्टू दी ऐसी नहीं है। तभी कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैंने तो इसे सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया और फोटोज का मैं क्या करूं, इसमें जो कल रात किया वह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी बेटी ऐसी कभी करेगी। क्या मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई थी? क्या मैं तुम्हें खाना नहीं देता था ठीक से? तुम्हें ऐसी क्या मजबूर हो गई कि तुम्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा? तभी किट्टू ना समझ तरीके से बोलता है, पापा यह आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी आदर्श जो अपना फोन पकड़े हुए खड़ा था वह किट्टू को कुछ ऐसा दिखता है जिससे किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आखिर क्या दिखाया आदर्श ने किट्टू को? क्या किट्टू इस गलत फैमिली को दूर कर पाएगी? अब क्या करेंगे कृष्णमूर्ति जी? अब आगे किट्टू जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए फोन के स्क्रीन को देख रही थी जिसमें उसकी और विरांशु की कल रात की रोमांटिक मोमेंट्स की तस्वीर थी। तभी आदर्श किट्टू से बोलता है, दीदी यह क्या है, आपने कुछ गलत नहीं किया, यह मुझे भी पता है, आपकी जरूर कोई ना कोई मजबूरी होगी, क्या आप मुझे बताएंगे? मैं आपको समझता हूँ, प्लीज हमें बताए। अभी किट्टू के पापा को आधार से दूर करते हुए कहते हैं, अरे ये क्या हमें बताएगी, हमने इसको देख लिया, अब ये हमारे साथ नहीं रह सकती है, चली जाओ यहाँ से, दूर चल जाओ और हमारे पास भी नहीं आना, हमारे मरने पर भी नहीं। इतना कहकर किट्टू के पापा किट्टू को अपने घर से बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर किट्टू की माँ जो तब से रोते हुए किट्टू को देख रही थी वह अपने पति को रोकते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं, हमारे इकलौती बेटी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी? तभी किट्टू के पापा गुस्से से बोलते हैं, जब उसने हमारी इज्जत लूटी थी तब तुम्हें नहीं फिक्र हो रही थी हमारी इज्जत की, हमारी, और अब मैं इसे अपने घर से निकल रहा हूँ तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। अगर तुम्हें भी इस घर में रहना है तो तुम कुछ नहीं बोलोगी, अगर तुम्हें इसके साथ जाना है तो तुम जा सकते हो। तभी किट्टू की माँ बोलती है, मैं जानती हूँ उसने बहुत बड़ी गलती की है लेकिन इसकी जरूर कोई मजबूरी होगी, इसकी बातें एक बार सुन तो लो आप। और किट्टू भी तभी बोलता है, हाँ पापा एक मिसअंडरस्टैंड के वजह से हो गया, आप एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अभी किट्टू के पापा बोलते हैं, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनिए, तुम इस घर से चल जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में। इतना कहकर वह अपना घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और किट्टू जो दरवाजा पीट रही थी वह रोते हुए कहती है, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए एक बात। इतना कहकर वह रोते रोते वहीं बैठ जाती है और वहीं दूसरी तरफ एक आदमी जो किट्टू के बाहर किट्टू के घर की सारी चीज देख रहा था वह कहीं फोन करके बोलता है, बस अपने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है, किट्टू के घर वाले उसे अपने घर से निकाल दिए हैं। तभी इधर से विरांशु बोलता है, अच्छा अब उसे पर नजर बनाए रखना, वह क्या करती है क्या नहीं। इतना करके वह अपना फोन काट देता है। दरअसल विरांशु ने किट्टू के साथ इसलिए शादी की थी क्योंकि वह आदर्श से अपनी बहन की शादी करवा सके और किट्टू जो इन दोनों के बीच में आ रही थी वो हट जाए। और जैसे ही एक दिन की शादी हुई उनकी, वैसे ही सिर्फ विरांशु ने मैरिज सर्टिफिकेट आदर्श को और किट्टू के पापा को भेज दिया था ताकि किट्टू उन लोगों के नजरों में बुरी बन जाए और उसका इस दुनिया में कोई ना रहे जो उसको सपोर्ट करे। अब आगे रो रही थी वह अपने आंसू पूछते हुए कहती है, अब तो मेरा साथ पापा ने भी छोड़ दिया, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं जीकर क्या करूं। इतना कहकर अपने आंसू पूछकर चलते हुए कहीं जाने लगती है। ये देखकर किट्टू का पीछा करता हुआ इंसान भी किट्टू के पीछे जाने लगता है, लेकिन जब किट्टू भीड़ भाड़ वाली जगह पर चल जाती है तो वह इंसान किट्टू का पीछा नहीं कर पाता है क्योंकि किट्टू उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। तभी किट्टू एक शॉप में जाती है, वह जाकर एक शीशी में कुछ खरीद लेती है और पास ही के ब्रिज पर जाने लगती है। ब्रिज पर जाने के बाद ब्रिज के नीचे बहुत गहरा पानी था, देखने से ही इंसान को डर लग जाए, लेकिन किट्टू बेखौफ होकर ब्रिज पर खड़ी हुई थी और उसके हाथों में जहर की शीशी थी। उसने सोचा था कि आज वह अपनी लाइफ खत्म कर देगी क्योंकि इसका दुनिया में अब कोई नहीं रह गया था, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। एक उसके माता पिता ही उसकी दुनिया थे और उन्होंने ही उसे घर से निकाल दिया। उसने सोचा था कि अगर मैं ब्रिज से नीचे और बच गई तो यह मेरे लिए और दर्दनाक होगा, इसलिए मैं पहले पॉइजन पीऊंगी और
फिर ब्रिज के नीचे जाकर आत्मसमर्पण कर दूंगी। तभी जैसे ही वो पॉइजन पीने वाली थी वैसे ही कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि किट्टू को भी नहीं थी। आखिर क्या होता है किट्टू के साथ? क्या विरांशु किट्टू की जान बचा पाएगा? क्या किट्टू के माँ बाप को किट्टू की असलियत के बारे में पता चलेगा? क्या वह किट्टू से माफी मांगेंगे? जानने के लिए बन रहे हमारे साथ। प्लीज दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और लिखने का। और मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं सारे कमेंट्स का आंसर नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ और आप सभी के कमेंट में पढ़ती हूँ और मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब से मैंने सोचा हमने रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगी और अच्छी अच्छी नई नई कहानियां लिखूंगी ताकि आप सब सुने और मुझे अच्छे रिव्यू दें। और कृपया करके ये सब स्टोरी जो आपके डार्क फिक्शनल फ्रेंड्स हैं, जो पॉकेट नॉवल पढ़ते हैं, आई मीन नोवेल स्टोरी, उन्हें भी शेयर कर दे, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। और प्लीज दोस्तों मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए तो मैं आपकी कही हुई कहानी वह भी अपने अंदाज में लिखूंगी। आप बस मुझे कमेंट करके अपना फेवरेट कहानी या कहानी का नाम मुझे कमेंट करें और मैं इस नाम से आपके लिए कहानी बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। अब तक हमने देखा कि किट्टू उसे ब्रिज के ऊपर खड़ी थी और जैसे ही वह जहर पीने वाली होती है वैसे उसका हाथ किसी ने पकड़ लेता है और जब किट्टू पीछे मुड़कर देखती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए उसे इंसान के गले लगाते हुए कहती है, भैया आप आ गए, आप कहाँ थे? मैंने आपको बहुत मिस किया, आपके बिना आपकी किट्टू अकेली पड़ गई है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मेरे माँ बाप तक ने मेरा साथ छोड़ दिया एक गलत फैमिली के चक्कर में। तभी वह इंसान जैसे किट्टू का हाथ पकड़ा था वह किट्टू को नीचे उतारते हुए उसका सर सहलाते हुए उसे गले लगाते हुए कहता है, अपने भाइयों को माफ नहीं करोगी? हाँ मैं जानता हूँ मुझे थोड़ी देर हो गई आने में, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे बारे में सुना वैसे ही मैं तुम्हारे पास तुम्हें खोजने के लिए आ गया, मुझे माफ कर देना अगर मैं देर की हो तो। तभी किट्टू बोलती है, नहीं भाई आपने देर नहीं की है का सब थोड़ी देर बाद, और इतना करके और रोने लगती है। तभी वह सामने वाला इंसान किट्टू को अपनी बातों में उलझते हुए उसके आंसू पहुंचने हुए कहता है, अच्छा ये बताओ हमारी किट्टू रानी ने हमें कितना मिस किया? तभी मैं किट्टू मुस्कुराते अपना हाथ दिखाते हुए, आपको मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, इतना कहकर वह लगती है और अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, एक गलत फैमिली की वजह से मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इसलिए मैं मरने जा रही थी। तभी उसे इंसान ने को चुप करते हुए बोला, माना कि तुम्हें तुम्हारे फैमिली ने छोड़ दिया, लेकिन क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं मानती हो? तुमने मुझसे बोला था कि तुम हमेशा खुश रहोगी, लेकिन ये क्या? मैं तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है। मैंने सोचा था कि जब मैं अपना काम करके वापस आऊंगा तो हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है और मुझे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता एक बड़ा भाई होकर। तभी की किट्टू बोलती है, नए नए भैया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें सिर्फ एक इंसान की गलती है जिसके वजह से ये सब हो रहा है, नहीं तो आज मैं खुश होती, बस एक इंसान की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मैं इस हालत में हूँ अभी, और मैं उसे इंसान को कभी नहीं माफ करूंगी। उसने मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी, उसने मुझे धक्के निकालकर अपने घर से अपनी जिंदगी से बाहर किया। मुझे लग रहा था यह मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी का पल होगा। मुझे लगा कि इतना कहते एक किट्टू के आज सा निकलने लगता है और ये देखकर सामने वाला इंसान को बहुत दुख होता है। वो किट्टू को गले लगाते हुए कहता है, भले ही तुम्हारा सबने साथ छोड़ दिया लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं सबने गलत समझा लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं समझेगा, क्योंकि मैं तुमसे अभी मेरी बहन थी, कभी नहीं कर सकती, जरूर तुम्हारे कुछ मजबूरियां होनी होगी। तभी किट्टू उसके साथ जो भी हुआ वह सामने वाले इंसान को धीरे धीरे सारी बातें बताने लगते हैं और यह सुनकर सामने वाला इंसान को बहुत कुछ। फिर अंशु ने बिना कुछ सोच समझ बिना कुछ जाने किट्टू की जिंदगी ऐसे खराब कर दी। तभी सामने वाला इंसान बोलता है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मेक सुरे करूंगा कि वह कल का सूरज नहीं देख पाए। इतना करके वह किसी को फोन करने लगता है। तभी किट्टू से मना करते हो कहती, नहीं भैया रहने दीजिए, मैं तो उसे पाल का इंतजार कर रही हूँ, जिस पर उसे पछतावा हो वह मुझे ढूंढ लिया
और मैं उससे ना मिली तब होगा बदला पूरा, उसे सच पता चल जाएगा और वह जिंदगी भर रिग्रेट करेगा। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं उसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार उसने ऐसा कुछ भी करने का सोचा भी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती हो। अब चलो अपने आंसू पूछो, हमारे घर पर तुम्हारी दादी वेट कर रही है, हमारा नहीं तुम्हारा, सिर्फ क्योंकि वह सबसे ज्यादा तुमको प्यार करते हैं। तुम जानते हो जब से मैंने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें उनके पास लाने वाला हूँ तब से वो किचन में गई है और 100 तरीके के पकवान बना रहे हैं। और दादाजी उनका तो कहना ही कुछ और है, वो अपने कमरे के 100 चक्कर मार चुके हैं और मुझे 10-10 मिनट पर फोन करके पूछ रहे हैं कि तुम आ रहे हो कि नहीं, कितने देर में आ जाओगे, कि तू कैसी है। सो अभी मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करवाना है तो प्लीज चलो। तो मुस्कुराने लगता और मुस्कुराते हुए कहती है कितने दिन हो गए ना दादा दादी को देखे हुए, मुझे भी उनको देखना है भैया, प्लीज मुझे उनके पास ले जाइए। तभी वह इंसान किट्टू के सर पर हाथ रखकर बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम अपना ख्याल रखोगी और मेरे इजाजत के बिना कहीं बाहर नहीं जाओगी, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी किट्टू अपना सर हमें हिलती है और उसे इंसान के कंधे पर सर रखकर आराम करने लगती है। वह इंसान की ट्यूब अपने काम में बैठकर कहीं ले जाता है। क्या विरांशु को किट्टू के बारे में पता चलेगा? क्या श्रुति को किट्टू और प्रियांशु के बारे में पता चला है? क्या किट्टू के परिवार को अपनी गलती का पछतावा होगा? क्या ये गलत फैमिली दूर होगी? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, उसके साथ साथ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। अब आगे, अब तक हमने पद की किट्टू को इंसान बचाकर अपने घर ले जाता है, तो चलिए मिलते हैं उसे इंसान से। फ्लैशबैक, किट्टू जब 17 साल की थी तब वह स्कूल की तरफ से पिकनिक पर गई थी, मनाली में गई थी। मनाली सुबह का वक्त, किट्टू मनाली घूम ही रही थी तभी उसे एक इंसान दिखता है जो खून से लटपट पड़ा हुआ था जमीन पर। ये देखकर किट्टू घबरा जाती है, लेकिन वो हिम्मत करते हुए उसे इंसान के पास जाने लगती है। तभी वो उसे इंसान से पूछती है क्या आप ठीक हो, क्या हुआ है आपको, आपके शरीर से इतना खून क्यों निकल रहा है? दरअसल उसे इंसान के सीने में गोली लगी हुई थी और वह शायद किसी से छुप रहा था और तभी उसे इंसान की नज़र किट्टू पर जाती है। किट्टू जो भी 17 साल की थी वह दिखने में एक बच्ची और प्यारी डॉल की जैसी दिख रही थी। उसे इंसान को जिसे अगर कोई छुएगा तो उसे चोट लग जाएगी। तभी वह इंसान बिट्टू को देखते हुए बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर खतरा है, क्या हुआ है आप मुझे बताओ तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तभी वह इंसान बोलता है दरअसल मैं यहाँ कुछ काम से आया था, तभी मेरे कुछ राइवल्स में मुझे मरवाने के लिए लोग भेजे और इस वक्त मैं अपनी गार्डन को बुला भी नहीं सकता क्योंकि मैंने अपना फोन वही अपनी गाड़ी में छोड़कर रखा हुआ है। तभी किट्टू बोलती है अच्छा तो ये बात है, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको फोन देती हूँ, मेरी फ्रेंड के पास एक फोन है, मैं आपको वह दे दूंगी, कुछ देर के लिए उससे आप बात कर लेना। तभी वह इंसान बोलता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, मेरे साजन की तुम्हें भी खतरा हो जाएगा, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं अपने देख लूंगा। कभी किट्टू उसे शांत करते हुए बोलती है आप एक काम करो। इतना करके वह अपने बैग से एक शावल निकलती है और उसे इंसान को शावल से पहनाते हुए कहती है मैंने आपको यूं ही भैया नहीं बोला, मैं आपको भैया मानती हूँ इसलिए बोला है, आप चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं आपको बचा लूंगी क्योंकि मैं ब्रेक करूंगा और मुझे कुछ होगा भी नहीं और मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वह छुपते छुपाते हुए उसे इंसान को इस होटल में ले जाती है जहां किट्टू के स्कूल के सारे बच्चे रुके थे। सुल्तान को एक कमरे में कैमरे से बचते हुए कमरे में ले जाती है। उसे कमरे में दो ही लड़कियां थी, एक प्रिया और एक सनाया टीनेज फ्रेंड थी और प्रिया जो कमरे में बैठकर अपनी मनाली की फोटो को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक से गेट खोल के बैग से वह गेट की तरफ देखती है और चौंक जाती है कि उनकी गेट के सामने किट्टू के साथ साथ एक अलग इंसान था जिसमें ऊपर से एक शावल अपने प्योर शरीर में ओढ़ रखा था। तभी सनाया डरते हुए किट्टू से पूछता है ये कौन है, तुम ऐसे कैसे ले आ सकती हो बिना जान पहचान के? तभी किट्टू दोनों को शांत करवाते हुए बोलती है तुम चिंता मत करो, ये हमें कुछ नहीं करेंगे, यह अच्छे इंसान है और मैं उनकी मदद करने का वादा किया था इसलिए मैं यहाँ पर ले आई हूँ, यहाँ पर यह सेफ रहेंगे। तभी वो उसे इंसान को कमरे के अंदर ले जाती हो और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। इस बीच स्कूल के सारे बच्चे और टीचर अपने कमरे में आराम कर रहे थे क्योंकि अभी अभी उनका लंच
लंच पीरियड चल रहा था और लंच होने के बाद सब अपने कमरे में आराम कर रहे थे। किसी की भी नज़र किट्टू पर नहीं गई थी और नहीं उसे इंसान पर। तभी किट्टू सनाया से कहती है, सनाया क्या तुम इन्हें अपना फ़ोन दे सकती हो? इन्हें अपने गार्डों को बुलाना है, तब तक मैं इनकी पट्टी कर देता हूँ। तभी से नया डरते हुए उसे इंसान को फ़ोन दे देती हो और किट्टू टेबल की तरफ जाने लगते हैं जहाँ मैजिक किट था और टेबल से मेडिकेट लेकर वह उनसे इंसान के गाँव को बढ़ने लगती है, दवाई लगाने लगती है। इस बीच वह इंसान अपने गार्डों को फ़ोन करता है और अपनी लोकेशन का पता बताता है विद द हेल्प ऑफ सनाया और उसे इंसान की आवाज़ में थोड़ा रूखापन और एक ऑर्डर रिंगटोन सुनाई दे रहा था, जिसे सुनकर सनाया और प्रिया दोनों डर जाते। लेकिन किट्टू कुछ नहीं बोलता और वह मुस्कुराते हुए उसे इंसान से उसके बारे में पूछने लगती है कि वह कहाँ से है, क्या करते हैं ये बात कि तुम उसे इंसान के घाव पर दवाई लगाते हुए कहती है। तभी वह इंसान बोलता है, अभी समय नहीं आया है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास एक दिन जरूर आऊँगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं अभी जिस नंबर पर कॉल किया तुम उसे नंबर पर कॉल कर लेना। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। इस वक्त मुझे अपने से ज़्यादा तुम लोग की चिंता है, क्योंकि अगर वह लोग मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ जाएंगे तो ये तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ यहाँ से। उसे इंसान के जाने का सुनकर किट्टू थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उसका कोई बड़ा भाई नहीं तो और उसका बहुत मन करता था कि उसका कोई अच्छा और बड़ा भाई हो जो उसके सारे नखरे उठा और उसकी सारी गलतियों को छुपाए। तभी किट्टू बोलती है, अच्छा अच्छा आप चल जाना, आप कुछ खाना पसंद करोगे? तभी वह इंसान मना करते हुए कहता है, नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तभी किट्टू पूछता है, अच्छा आप अगली बार मुझसे कब मिलने आओगे? तभी वह इंसान कहता है, बहुत जल्द। इतना कहकर वह इंसान जो अभी सोफे पर बैठा हुआ था किट्टू के साथ वह खड़ा हो जाता है और अपने शर्ट के बटन लगाते हुए किट्टू से कहता है, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। तभी किट्टू बोलते, लेकिन आपके गॉड्स। तभी किट्टू के रूम का दरवाजा लॉक होता है और कुछ गॉड्स दिखाई देते हैं जो कि ब्लैक यूनिफॉर्म में खड़े हुए थे। ये सब देखकर सनाया और प्रिया बहुत डर जाते हैं, लेकिन किट्टू सवालिया नज़र से उनसे इंसान को देखते हैं। तभी वह इंसान किट्टू के सर पर हाथ रखकर बोलता है, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा और तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो अपने इस बड़े भाई को याद रख लेना। तभी वह इंसान चला जाता है और किट्टू उदास खड़े रह जाती है। दरअसल वह इंसान और कोई नहीं, वर्ल्ड का सबसे बेरहम माफिया, सबसे खतरनाक माफिया, जिसकी उम्र करीब 28 की होगी और उसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो वह वीरांशु का राइवल है और वेदांशु का सबसे बड़ा दुश्मन एक वही है जो वीरांशु को टक्कर दे सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। वह इंसान और कोई नहीं सम्राट सिंह राठौर होते हैं, जिनके फैमिली में सिर्फ और सिर्फ 2 इंसान रहते हैं, उनके दादाजी कबीर सिंह राठौर और दादी मीरा सिंह राठौर। सम्राट सिंह राठौर के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं, क्योंकि जब सम्राट 15 साल के थे तभी कुछ राइवल्स ने उनके माता पिता को जान से मरवा दिया। तब से ही सम्राट सिंह राठौर अपनी कंपनी और अपने माफिया वर्ल्ड में आकर बहुत अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। उन लोग इसे डर कर आते हैं। सम्राट अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से मनाली आए हुए थे और मीटिंग जैसे ही खत्म हुई तो उन्होंने सोचा कि अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करें और वह अच्छा फील नहीं कर रहे थे, इसलिए वह बिना गार्ड के अकेले मनाली के सड़कों पर अपनी गाड़ी चलाने लगे सुकून के तलाश में। तभी उन पर उनके राइवल कंपनी के कुछ गॉड्स जो उन्हें ही करने आए थे वह उन्हें निशाना बना लेते हैं। उसे वक्त सम्राट सिंह राठौर के पास गन नहीं थी, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके दुश्मन यहां तक उनका पीछा करते करते आ जाएंगे और जब तक वो अपने फोन से गार्ड को बुलाते तब तक उन्हें बहुत चोट लग गई थी, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मानी और दुश्मनों के कुछ घाट को आसानी से हरा दिया। लेकिन इस बीच वो खुद घायल हो गए और एक जगह जाकर छुप गए। तभी उनके पास किट्टू आए। किट्टू को देखकर ही सम्राट सिंह राठौर को अपनेपन का एहसास हुआ, क्योंकि अगर इससे पहले कोई भी लड़की उनके पास आती थी तब उन्हें गुस्सा आता था, लेकिन जब किट्टू ने सम्राट को भैया बोला तब सम्राट का दिल पिघल गया और वह किट्टू को तभी से अपनी बहन मानने लगा। कुछ दिन बाद जब किट्टू की पिकनिक से वापस घर जाती है टू यूज अपना भाई दिखता है आदर्श, जो अभी टीवी देख रहा था। तभी किट्टू आदर्श के पास जाकर ट्रक तो सम्राट के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं कि मनाली में उसे सम्राट मिला था और उसने कैसे सम्राट की मदद की और सम्राट ने उसे क्या क्या कहा। ये सब सुनकर आदर्श
आदर्श थोड़ा सा ज्वेलर्स होता है क्योंकि वह भी एक भाई था लेकिन किट्टू से छोटा था, लेकिन अपनी बहन की प्यारी प्यारी बातें सुनकर उसका मूड ठीक हो जाता है और वह बोलता है तो आपने यह बात मम्मी पापा को बताए, वह भी खुश हो जाएंगे, क्या आपने किसी की मदद की? लेकिन फिर तू उसे शांत करते हुए कहती है बोलकर भी तुम इस बात का जिक्र मम्मी पापा के सामने मत करना क्योंकि मम्मी पापा अगर यह जान लेंगे कि वो भैया एक माफिया है तो पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना करके वह ड्रामा करने लगती है। ये देखकर आदर्श हंसते हुए कहता है तो क्या आपने उसे भैया के बारे में पता किया? मेरा मतलब है आपने उनका कांटेक्ट नंबर लिया? तभी किट्टू बोलती है शनाया के फोन में एक नंबर है लेकिन वो नंबर सम्राट भैया का गार्ड का नंबर है। वैसे भी भैया ने मुझे कहा कि वो मुझे जल्द से जल्द मिलने आने वाले हैं और मैं उनका वेट कर रही हूँ। ये सुनकर आदर्श खुश हो जाता है और बोलता है अच्छा, जब आप उनसे मिलोगे तब मुझे भी बता देना, मैं भी मिलना चाहता हूँ, आखिर वह भी तो मेरे बड़े भैया हुए ना। तभी किट्टू अपना सर हमें मिलती ऐसे वह दिन भी जाता है कुछ। अब तो बात किट्टू और आदर्श की स्कूलिंग कंप्लीट हो गई थी। अब वह कॉलेज जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने सनशाइन कॉलेज चुनौती थी। वह मुंबई का सबसे ज्यादा माना और अच्छा कॉलेज था और वह लोग अपना एडमिशन करवे घर लौट आए रहते कि रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आखिर क्या हुआ था रास्ते में? क्या सम्राट आएगा किट्टू से मिलने? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब आगे किट्टू और आदर्श अपने एडमिशन करवा के पैदल अपने घर ही जा रहे थे क्योंकि उनके घर का रास्ता 10 मिनट की ही दूरी पर था तो उन्होंने पैदल जाना ही सही समझा और वह चलने लगे। तभी वह देखते हैं कि एक कार का काफिला आ रहा है। वो सब कार जितने भी आ रहे थे वो सब महंगी महंगी कारें थी। अगर कोई इंसान जिसे कार का उतना नॉलेज नहीं है वह इन कारों को देखकर नहीं जान पाएगा कि यह कारों की कीमत करोड़ों में है। तभी वह कार अचानक से किट्टू के सामने आ जाती है जो अभी फुटपाथ पर चल रही थी। ये देखकर किट्टू थोड़ी घबरा जाती है। कार की आगे की सीट का दरवाजा खुलता है और कार की आगे की सीट से एक इंसान निकलता है और वह पीछे की सीट का दरवाजा खोलते हुए पीछे बैठे इंसान को ग्रीट करता है। तभी कार से एक ब्लैक चमचमाती शूज निकलते हैं और पिछले की सीट पर बैठा हुआ सम्राट अपना ब्लेजर ठीक करता है और किट्टू के पास आने जल लगता है। किट्टू जो अभी शौक में थी सम्राट को देखकर खुश हो जाती है और सम्राट को बोलता है भैया आप आगे, और इतना करके वह सम्राट के गले लग जाती है। और तभी सम्राट भी किट्टू के माथे पर चुनकर बोलता है हाँ बच्चा मैं आ गया। ये सब नजारा देखकर जिसने सम्राट के कार का दरवाजा खोला था और उसके पीछे खड़े जितने भी गॉड्स थे वह सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बॉस को किसी भी लड़की के साथ इतने नर्म स्वभाव में नहीं देखा था। उसके बॉस को कितने रोड खरगोश और डेविल थे जो किसी लड़की को देखकर ही गुस्सा हो जाते थे। इन सब के बीच आदर्श थोड़ा शौक था पहले, लेकिन ट्यून भैया बोला टू यूज समझ में आ गया, या वही इंसान है जो मनाली में किट्टू को मिला था। तभी वह भी किट्टू और सम्राट के बिक में आ जाता है और सम्राट और किट्टू को गले लगाते हुए कहते है यार आप लोग टू मुझे भूल हाई गए, मैं टू आप डॉनन से छोटा हूँ, क्या आप लोग मुझे नहीं मानोगे? इतना कहकर वह रोने सा मुंह बना लेता है। आदर्श कुमार देखकर सम्राट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन किट्टू सम्राट को समझाते हुए कहती है भैया यह मेरा छोटा भाई आदर्श और मैं से आपके बारे में सब कुछ बता दिया है और यह भी तभी से आपको बड़ा भाई मन लगा। तभी सम्राट आदर्श को भी गले लगाते हुए कहता है ठीक है आपसे तुम मेरे छोटे भाई होंगे और तो मैं किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम्हें अपने इस बड़े भाई को एक बार बस बुला लेना, उसके बाद सब मैं देखूं लूंगा। इतना कहकर वह अपने दोनों छोटे भाई बहन के सर सहलाने लगता है और फिर कुछ देर बाद वह सब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और सम्राट उन दोनों को खाना खिला और उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता है। ये सब देखकर किट्टू और आदर्श बहुत खुश हो जाते हैं और अपने भाई के गले लगे हुए कहते थैंक यू सो मच भैया। तभी सम्राट बोलता है तो मेरे छोटे भाई बहन हो तो तुम दोनों को थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग कुछ कर सकते हो तो बस मेरे साथ रहो। ये सुनकर किट्टू बोलती है ये भी कोई कहने वाली बात है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। इस बीच कृष्ण जी को सख्त होता था क्योंकि तुम्हारा आदर्श के पास अचानक से इतने सारे गिफ्ट आना, महंगे महंगे वह भी, और वह लोग बहुत देर तक बाहर भी रहते थे कॉलेज के नाम पर। और कृष्णा जी किट्टू और आदर्श से पूछते भी थे कि यह सब गिफ्ट कहाँ से आए तो वह लोग बहाना बना देते थे कि ये हमारी सेविंग के हैं या फिर ये हमें गिफ्ट में एक दोस्त ने दी है। किसी भी किट्टू सम्राट के दादा दादी से मिलती है और आदर्श भी सम्राट के दादा दादी से मिलता है और किट्टू टू कुछ दिन में सम्राट के दादा दादी से इतना मिल जाती है कि सम्राट के दादा दादी सम्राट से ज्यादा किट्टू को चाहने लगे दी और उसको सबसे ज्यादा मानते दी। और आदर्श भी सम्राट और उनकी फैमिली का हिस्सा बन गया था जैसे किट्टू बनी थी। फ्लैशबैक एंड
ए फ्लैट आगे सम्राट 2 दिन पहले मुंबई गया था और किट्टू और आदर्श को सरप्राइज देना चाहता था कि उनकी सम्राट के दादा दादी जी लंदन में रहने लगे थे कुछ महीनों से क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती थी और लंदन के डॉक्टर उनके अच्छे से ख्याल रखते थे और उन्हें अच्छी मेडिसिन देते थे इसलिए उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था और लंदन में उनका अपना घर था। लंदन के सम्राट का पूरे देश में हर एक सिटी में अपना एक मेंशन था। सम्राट ने सोचा था कि आज वह किट्टू और आदर्श से मिलकर उन्हें सरप्राइज देगा, लेकिन जब उसने आदर्श की बात की सुनी तब उसका दिल दहल सा गया और वह जल्दी से अपने गार्डों को फोन करके किट्टू को खोजने के लिए बोला और उनके गार्डों ने कुछ ही देर में किट्टू को खोज दिया और सम्राट को किट्टू के पास ले गए। दरअसल जब किट्टू घर से बाहर निकली थी तो आदर्श को किट्टू की बहुत फिक्र सता रही थी, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे अचानक से सम्राट का ख्याल आता है और वह किट्टू के बारे में सब कुछ सम्राट को बता देता है कि किट्टू के साथ क्या हुआ और किट्टू घर छोड़कर चले गए नहीं बल्कि उसके पापा ने किट्टू को धक्के मार के घर से निकाल दिया। ये सब सुनकर सम्राट आदर्श को दिलासा देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं किट्टू को जल्द से जल्द खोज लूंगा और उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ किट्टू के जाने के बाद अस्पताल में अचानक से श्रुति की पल्स रेट जो अभी घटी हुई थी वो किट्टू के चीते ही नॉर्मल होने लगी थी। इस बात का एहसास ना किट्टू का था ना ही वीरांशु को था और जब वीरांशु ने किट्टू को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कुछ देर बाद वहां से चला गया तभी श्रुति जो अभी बुरी हालातों में थी वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए धीरे से कहती है, किट्टू। क्या श्रुति अपने भाई को बता पाएगी किट्टू के बारे में? दिव्यांशु को अपनी गलती का पता चलेगा। अब किट्टू के साथ क्या होगा और क्या होगा आगे जाने के लिए बन रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे।